तो कहाँ तक बताए थे लास्ट क्लास में? कोलिजन थ्योरी चालू हुआ था ना। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कोलिजन थ्योरी के बारे में, है ना। ओके सो चालू करते हैं अब, है ना। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कोलिजन थ्योरी की। मैंने आपको बताया था कि कोलिजन थ्योरी के कुछ प्रॉपर एजम्पशंस हैं, है ना। और वो एजम्पशंस किस पे बेस्ड हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, है ना। और ये थ्योरी ये कहती थी, कोलिजन थ्योरी की सबसे पहले जो एक एक्सपेरिमेंट आया था, जो मैंने आपको बताया भी था, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर आप किसी भी चीज को देखिए, अगर किसी आप रिएक्टेंट का रिएक्शन करा रहे हैं टी पे और टी प्लस 10 पर, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? ये डबल हो जाता है ना। एनसीईआरटी इस बात को ऐसे समझाता है, आवाज नहीं भाई, क्लास चालू होने के बाद आवाज नहीं। एनसीईआरटी इस बात के लिए ऐसा लिखता है कि अगर आप N2O5 का डिकम्पोजिशन कराएं, किसका? N2O5 का, तो इसके डिकम्पोजिशन में 5 घंटे लगते हैं 50 डिग्री पर, है ना। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे 50 डिग्री पर, लेकिन अगर आप यही काम 0 डिग्री पे कराएं तो 2 दिन लग जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो टेम्परेचर बढ़ाने पर फैक्टर्स बढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से रिएक्टेंट ज्यादा कोलाइड कर रहे होंगे या रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे। कोलिजन थ्योरी तो अभी तक आई ही नहीं। तो इस बात को एक्सप्लेन किया किसने? अर्हीनियस ने। हालांकि ये इक्वेशन डिराइव किया था किसी और ने, लॉरेंस समथिंग नाम था उसका, है ना। डेरिवेशन किया था किसी और ने और एक्सप्लेन किया था अर्हीनियस ने। तो अर्हीनियस ने क्या कहा अपनी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग? उसने कहा कि रिएक्टेंट स्पीसीज विल कोलाइड टुगेदर एंड दे विल कोलाइड एंड फॉर्म प्रोडक्ट, लेकिन हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कितने कंडीशंस होने चाहिए? 2 कंडीशन, पहला एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी बैरियर पे। क्या मैंने आपको वो बता दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दिया था? ओके चलिए, तो उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को चाहिए। अच्छा, आपको ये बात भी समझ में आ गई थी ना कि किसी भी रिएक्टेंट में सब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी अलग अलग होगी, है ना। अब आप जरा समझिए, अगर कोई भी रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं तो वो सीधे प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि वो सबसे पहले बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर आप इस साइड देखें रिएक्टेंट साइड में, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन है। केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन ये कहता है कि भाई साहब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। तो इस बीच में एक स्टेज ऐसा आ रहा होगा ना, जब ना तो पुराना वाला बॉन्ड टूटा होगा, ध्यान से समझिएगा, ना तो पुराना वाला बॉन्ड टूटा होगा और ना तो नया वाला बॉन्ड बना होगा। हम इस स्टेज को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये वो स्टेज है बाबू जहां पर ना तो पुराने वाले बॉन्ड टूटे हैं और ना ही नया वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना। दैट्स वाई इट इज हाईली अनस्टेबल। ये कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। अच्छा, आपको पता होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कुछ स्पीसीज हाईली अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और मैं कह रहा हूं कि ये हाईएस्ट अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी ना, है ना। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जिस एनर्जी पर ये अवेलेबल होता है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे डिनोट हम करते हैं E से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं दिखाता हूँ। एक्टिवेशन कर लिया था? ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले नोट करें आप। ठीक है, हो गया, 2 ही तो लाइन थे यार। अब आइए, अब जरा समझें हम लोग असली मतलब क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का। सो वी आर डिफाइनिंग अ टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म unstable intermediate called activated complex और activated complex। ठीक है, और इसे आप डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल E और स्मॉल a से। ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड, सिर्फ और सिर्फ जूल। एनर्जी है ना, तो बात ही खत्म।
पहले थोड़ा सा देख लीजिए और फिर नोट करिएगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले इस बात को समझ लें आप। अगर कोई रिएक्टेंट चल रहा होगा बाबू, कोई रिएक्टेंट मान लीजिए किसी सर्टेन, हम इस तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ दिखा रहे हैं एनर्जी को। कोई रिएक्टेंट अगर चल रहा होगा, कोई रिएक्टेंट किसी एनर्जी पे होगा, यहां से एक सर्टेन एनर्जी लेवल तक जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा, ये डिपेंड करेगा दो केसेस पे कि आप रिएक्शन कैसा ले रहे हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो वो अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन मान रहे हैं इसको सिंपल बात कर रहे हैं अभी। यहां पर रिएक्टेंट होगा यानी H2+I2, हमने H2+I2 ले रखा है ना, और यहां पर कौन सा होगा 2HI, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और अब यहां पर क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट मिल रहा होगा आपको फाइनली, है ना, क्या मिल रहा होगा, प्रोडक्ट। अब जरा जनरल आप टर्म पहले समझ लें। जैसे ही आप H2+I2 लिखा था तो आपको ध्यान है, मैंने कहा था पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट को, यहां पर रिएक्टेंट्स होंगे, बोलो हाँ या ना, होंगे ना, ठीक। यहां पर रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है। तो आपने एनर्जी दिया, सप्लाई किया, हाँ या ना, एक सर्टेन टाइम यहां तक गया एनर्जी, बोलो यार। यहां के बाद फिर एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, होना भी चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। जब कभी भी बॉन्ड टूटेंगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब कभी भी बॉन्ड बनेंगे तो एक्सोथर्मिक होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर वो एनर्जी नहीं रिलीज करेगा तो उसकी ओवरऑल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, यानी वो प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। यानी कि अगर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको एनर्जी कम करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आप कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है हमारा, एक्सोथर्मिक, है ना। तो ये बता रहा होता है कि भाई साहब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है हमारा, एक्सोथर्मिक। और ये किसके लिए हमने लिया था, ये एनर्जी हमें किसके लिए रिक्वायर्ड थी, रिएक्टेंट के लिए। और ये बता रहा था, दिख रहा है ये कलर, मुझे भी लग रहा था यार चश्मा लगाना पड़ेगा, नहीं चश्मा मत लगाओ, हम कलर ही चेंज कर देते हैं, है ना। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन अभी ये इस स्टेज पे पहुंचा है जहां पर ना तो पुराने बॉन्ड टूटे हैं और ना तो नए बॉन्ड बने हैं। बात समझ में आई ना? एक बार फिर से मैं आपको स्मॉल रिकैप देता हूं क्या हुआ। रिएक्टेंट थे और रिएक्टेंट को आपने एनर्जी सप्लाई करी, बॉन्ड टूटना चालू हुआ, है ना, चालू हुआ वहां तक जाके टूटेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये मैक्सिमम एनर्जी पे होगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो स्टेज होगा जहां पे ना तो पुराने बॉन्ड टूटे और ना तो नए बॉन्ड बने। और उसके बाद एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैसा, एक्सोथर्मिक। बोलो समझ में आया? चलिए अब नोट करिए फिर आगे बढ़ता है। डिनोटेड बाई EA एंड इट्स यूनिट इज जूल। अगर ऐसा ना हो तो फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। दुनिया की सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगी ना, है ना। ओवरऑल एनर्जी एक्टिवेटेड से कम होना चाहिए, और आपने रिएक्टेंट्स को एनर्जी दी है एक्टिवेटेड के पहुंचने के लिए। एक्टिवेटेड से अगर एनर्जी कम नहीं होगा तब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बोलो समझ में आया? अपन इंडिविजुअल डील करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का, अभी जस्ट करेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। बढ़े आगे। अब इस टर्म को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग दो कंडीशन ले रहे हैं, और इन दो डिफरेंट कंडीशन में देखेंगे हम लोग। पहला कंडीशन केस 1 फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हीट आपको सप्लाई करना पड़े, हीट सप्लाइड टू रिएक्टेंट, है ना, या हीट एब्जॉर्ब, या आप कह सकते हैं हीट एब्जॉर्ब होगा, है ना। पहले आप समझ लें फिर लिखिएगा इत्मीनान से, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है A और वो बना रहा है प्रोडक्ट B, A से B जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत? रिएक्शन कैसी हमने मानी है, एंडोथर्मिक। कौन ज्यादा एनर्जी पे होगा, कौन हायर कम एनर्जी पे होगा? A हायर पे होगा या B हायर पे होगा? A हायर पे होगा। एंडोथर्मिक में आपको क्या करना पड़ता है, हीट सप्लाई टू रिएक्टेंट, यानी कि भाई साहब अगर ये 2 जूल पे होगा तो ये 5 जूल पे होगा, तभी ना आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो आप इसी बात को समझ ले ढंग से। क्या मेरी बात आपको समझ में आई?
एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट्स किस एनर्जी पे होंगे, लोअर एनर्जी पे होगा। क्या ये बात समझ में आई? एंडोथर्मिक में आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो मान लीजिए कि ये 2 जूल पे होगा, तो ये हायर पे होगा, तभी ना हीट सप्लाई कर रहे हैं आप, तभी ना रिएक्शन बराबर पे जा पाएगी। अब समझ में आया है ना? अच्छा, एंडोथर्मिक के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डेल एच लेस देन 0, और डेल एच को आप क्या लिखते हैं, एच पी माइनस एच आर, और ये तभी पॉसिबल है ना जब एच आर बड़ा होगा एच पी से। ऐसे भी समझ सकते हैं, एच पी और एच आर क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, कौन हायर पे होगा कौन लोअर पे होगा? क्या ये बात क्लियर हो गई? डेल एच एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि यानी कि डेल एच एच पी माइनस एच आर ये लेस देन 0 होगा, और ये तभी होगा ना जब निगेटिव वाला टर्म बहुत बड़ा होगा, तभी पॉसिबल है ना, यानी एच आर बड़ा होगा ना। बात समझ में आ गई? अब बोलो यार। यानी कि अगर मैं इसका कोई ग्राफ खींचूं, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, तो रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे लेनी पड़ेगी ना, ले लिया हमने, और प्रोडक्ट कहां पे लेना पड़ेगा आपको, हायर एनर्जी पर। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने यहां प्रोडक्ट लिया और यहां रिएक्टेंट लिया और आप इसे डायरेक्ट ऐसे मिला दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए आपको रिएक्टेंट से जाना पड़ेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, और फिर आप क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट। बोलो, आप समझ में आया? दैट्स वाई आप देखेंगे कि बुक्स में जब भी आपको मिलेगा तो ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगेन फिर से वही बात, ये रिएक्टेंट एनर्जी लेकर कहां तक जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, बोलो यार। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर ले ताकि आपको एक कुछ अच्छी चीजें दिखा सके। जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जा रहे हैं, यानी कि इस एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इस एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं। आप किधर से किधर जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EAF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का मतलब है कि आप किधर चल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड ही चल सकते हैं, हमारा मन है भैया हम बैकवर्ड चलेंगे। इस बार हम प्रोडक्ट से किधर चलेंगे, रिएक्टेंट साइड। तो अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड के लिए जा रहा हूं तो भी मुझे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार इस एनर्जी को मैं क्या कहूंगा, बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? 2 रास्ते हैं, आप रिएक्टेंट से चलना चालू करें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर। आप रिएक्टेंट साइड से चलना चालू करें और कहां चले, प्रोडक्ट साइड में। तो जब आप फॉरवर्ड चलेंगे तो इतना ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। इस एनर्जी को हम क्या नाम बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब आप बैकवर्ड अगर चलते हैं, अगर आप कैसा चले, बैकवर्ड चले, तो आप चलेंगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। इस टाइम में आपको इतने ही एनर्जी की जरूरत है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक के लिए, और इसे हम क्या कहेंगे, EAV, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? चलो क्लियर है बाबू, क्लियर है? ओके, अब फिर से समझिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डेल एच। ऐसा क्यों? डेल एच को अभी अभी हमने लिखा ना एच पी माइनस एच आर ना, तो ये एच पी माइनस एच आर ही तो है ना, आर यहां पे है और यहां पे एच पी है। क्या ये बात समझ में आई? रिएक्टेंट यहां पे है और प्रोडक्ट यहां पे, बोलो हाँ या ना। अच्छा, डेल एच को आप और किसके बराबर लिख सकते हैं, बताएं जरा, EAF माइनस EAB। इस इतने बड़े वाले में अगर आप इतना छोटा घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच का एक और फॉर्मूला आता है, EAF माइनस EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो क्लियर है? या यही लिख दो नीचे, EAF क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और EAB क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। बोलिए, ठीक है?
जीरो आ रहा है इंथैल्पी चेंज, जीरो इंथैल्पी चेंज तो जीरो आ रहा है। वो मैंने समझाने के लिए बताया ना कि आप हीट सप्लाई तभी करेंगे ना जब ये बड़ा होगा, है ना। इसे 6 कर दो। आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जोड़ के ना देख रहे हैं। अगर डेलेस तो ये है ना भाई, डेलेस तो ये है ना, ये 5, अच्छा चलो ये 5, ये 5 था, तो डेलेस तो ये है ना, तो डेलेस तुमको पॉजिटिव नहीं दिख रहा, 3 है ना। डेलेस का मतलब चेंज ना, तो 5 माइनस 2 3 ना, यही तो सप्लाई कर रहा है ना। और कोई डाउट? आप नोट कर लो, फिर मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। प्रोडक्ट से बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन इसे ही तो बोलेंगे हम, है ना, बिल्कुल जा सकते हैं हम, है ना। और एक्चुअली आप रिवर्सिबल रिएक्शन को आप पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम के सेंस में, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, तो आपको मिलेगा एक क्रोमेट और ये मिलेगा डाइक्रोमेट। एसिडिक मीडियम डालेंगे तो ये मिलेगा, और OH में डालेंगे तो ये मिलेगा। तो कुछ भी बना सकते हैं हम चेंज करके मीडियम। और कोई डाउट बाबू? अमोनिया वाले एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, N2 और H2 मिलेगा तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया को हम तोड़ भी तो सकते हैं N2 और H2 में, बिल्कुल तोड़ सकते हैं N2 प्लस H2 के फॉर्म में। तभी तो हमें कैटलिस्ट लगता था, क्योंकि अगर आप अमोनिया तोड़ेंगे ना तो नॉर्मल टेम्परेचर पे फिजिबल नहीं है, आपको टेम्परेचर बहुत हाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट लगा देंगे ना तो आपको लो टेम्परेचर में भी काम हो जाएगा। बस आप एक्टिवेशन एनर्जी ढंग से समझ लेना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपको कैटलिस्ट में भी आएगा बाबू। सिर्फ स्टेबिलिटी गेन ही तो एक फैक्टर नहीं होता ना, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट मोमेंटरली स्टेबल हो, तो हम उस रिएक्शन को वहीं पे रोक दे रहे हैं उसकी मोमेंटरली स्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर। अच्छा, हो सकता है वो अनस्टेबल भी है, तो उस प्रोडक्ट को हम वहीं पे फाइंड आउट करके आउट कर लेंगे। और स्टेबिलिटी गेन के लिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ना, और भी तो फैक्टर्स है ना। तुम सिर्फ एनर्जी कंसर्न पे सोच रहे हो इसलिए चिंतित हो, सिर्फ एनर्जी कंसर्न नहीं है फैक्टर, वो तो यहाँ पे पार्टिकुलर एग्जाम्पल पे हम बता रहे हैं। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो तो फाइनल डिसीजन होगा कि प्रोडक्ट किस पे आ रहा है, कितनी एनर्जी पे आ रहा है। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बेसिकली तुमने एनर्जी दिया बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई रिएक्शन 200 डिग्री पे एंडोथर्मिक है तो 300 डिग्री पे एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक और केस कराऊंगा, फिर आपके सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको स्मॉल रिकैप कर देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाए। आइए समझिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि आप हीट सप्लाई करेंगे किसे? रिएक्टेंट को। अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट को तो भाई साहब रिएक्टेंट कम पे होगा तभी ना, है ना, ठीक। तो यानी कि रिएक्टेंट, ओ सॉरी हाँ, प्रोडक्ट बड़ा होगा। आप इससे समझ लेते हैं। अगर आप रिएक्टेंट पे आ गए, आपने हीट सप्लाई करी और कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, और फिर एनर्जी डिक्रीज होगा, तभी तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी चेक करते हैं कार्बोकैटायन की, कार्बोनाइन की, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब क्लियर थोड़ा सा हो रहा है? आइए अब सेकेंड केस पे आ जाए। सेकेंड केस हमारा कहता है किसके लिए? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक है तो क्लियर सा बात है, डेल एच क्या होगा? ग्रेटर देन 0, है ना, यानी HP माइनस HR ग्रेटर देन 0। आप इसी से समझ लीजिए, तो HP क्या होगा? अब तो क्लियर है, यानी कि इस बार प्रोडक्ट रिएक्टेंट से हायर एनर्जी पे होगा। अच्छा सॉरी, वो नीचे जाना चाहिए था ना, ये नीचे आना चाहिए था। एक सेकेंड जरा यार, रुकना। ठीक है, सही था। ये ऐसा उल्टा कैसे आ रहा है इस बार? थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। नहीं, इस बार उल्टा हो गया थोड़ा। एक्सोथर्मिक है ना, देखिए एंडोथर्मिक में हमने ऊपर रखा था इसको, एक्सोथर्मिक के लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा नीचे तक लाएंगे, ठीक है। अब आप खुद बताइए डेल एच की वैल्यू क्या होगी? ये फॉरवर्ड होगा ना, और बैकवर्ड इस बार EAB। इस बार डेल एच कितना होगा हमारा? EAB माइनस EAF, ठीक है। चलिए नोट करिए, देखो तो एक्सो के लिए इस बार उल्टा था, एंडो के लिए उल्टा था। अभी इसको नोट मत करना, एक चीज़ और बताना है, ओके। हाँ अब सही है, बनाइए जरा, ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई भी करिए, सिर्फ नोट मत करिए। कौन सा फार्मूला लगाओगे? एंडोथर्मिक में डेल एच क्या था? तो सेकेंड वाला लगेगा ना, ये एक्सो है ना, हाँ
एंडो में डेल एच पॉजिटिव था ना, एंडो में डेल एच पॉजिटिव था केस 1 में। अच्छा, ओ गॉड, इसीलिए तो इशू आ गया। सॉरी भी कहूँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ग्रेटर देन 0, एंडो को ग्रेटर देन 0 कर लीजिएगा। वही कहूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अरे आधा से ज़्यादा दिमाग तो गर्मी से ख़राब रहता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि यार HP ऊपर आ रहा है और ये HR नीचे आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं। एंडोथर्मिक कर लिया, एक्सो में भी उल्टा कर दिए थे क्या? ओके, ये एक्सो के लिए है, तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा अब बताइए, तो बताइए आंसर बताइए फाइनल। -33 चेक कर लेते हैं। EAF माइनस, सबसे पहले तो आप डेल एच की वैल्यू देखें क्या है, नेगेटिव, यानी रिएक्शन कौन सा हो गया हमारा, एक्सोथर्मिक, यानी कि इस बार हम क्या लिखेंगे, डेल एच इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा था, EAB माइनस EAF, और डेल एच की वैल्यू कितनी थी, डेल एच की वैल्यू है -50, और EAB निकालना है और EAF दे रखा है, तो EAB इज इक्वल टू क्या आएगा, -30 किलो जूल। ठीक है, -35 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया? अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, कुछ आप पहले नोट कर लें। ओके ओके, हो गया। देखिए एनर्जी बैरियर में आपको मैंने क्या क्या बताया था, एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जब कभी भी कोलाइड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, दो चीज़ें चाहिए, एनर्जी और ओरिएंटेशन। एनर्जी में आपको मैंने बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी एक होता है, और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब जब कभी भी प्रोडक्ट बनेगा तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो स्टेज होगा जहां पे पुराने बॉन्ड टूटे नहीं हैं और नए बॉन्ड बने भी नहीं हैं। दैट्स वाई ये मैक्सिमम हाईली अनस्टेबल होगा, और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। अच्छा, जब कभी भी नए बॉन्ड बनेंगे तो उससे पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, यानी कि रिएक्टेंट कहीं भी हो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि बॉन्ड टूटे, और जब बॉन्ड टूटेगा उसके बाद एक्टिवेटेड स्टेट आएगा, उसके बाद एनर्जी हमेशा डिक्रीज करनी पड़ेगी आपको, ताकि, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नए बॉन्ड जब भी बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये HR और ये HP, और ये EAF और ये EAB, तो डेल एच यानी कि दिस मच इज इक्वल टू HP माइनस HR, एंड दिस इज इक्वल टू EAF माइनस EAB। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाबू एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट से कम एनर्जी पे चला जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि समथिंग लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे इस बार क्या, ये वाला EAB और ये EAF रिएक्टेंट तक, यानी कि डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, EAB माइनस EAF, है ना। ठीक है, अब क्लियर हो गया, रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ तो एनर्जी होगी ना, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए, अब ये तो था EAF माइनस ये डेल एच, HP का वैल्यू, अरे नहीं 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 नहीं, HP और HR की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं हम, ये कितना है, डेल एच है, तो डेल एच को और क्या होगा, ये इतना तभी आएगा ना जब इस पूरे में इसको घटा देंगे, तो वही तो कर रहे हैं ना, EAF माइनस EA भी कर रहे हैं ना, HP के जगह पे उसे नहीं रखे हमने। क्या बात समझ में आई? ठीक है, HP के जगह पे नहीं रखा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि दिस मच, हाउ दिस मच इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहेंगे ना कि सर इसमें इसको घटा दीजिए, यानी EAF माइनस EAB, तो कर दिया हमने। अच्छा, इसको हम और भी कह सकते हैं क्या, HP माइनस HR, यही दोनों बराबर कर दिया। बोलो क्लियर है, बोलिए भाई। ओके, तो ये था हमारा एनर्जी फैक्टर, लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी अकेले डिसाइड कर लेगी, एक फैक्टर और कौन सा था हमारा, ओरिएंटेशन फैक्टर, तो अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए, सेकेंड फैक्टर है हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी अलोन इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, एनर्जी इकलौता कंडीशन नहीं है टू बी इफेक्टिव कॉलिजन,
इफेक्टिव कॉलिजन के लिए। एक और कंडीशन है और वो कौन सा है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट है ए और ए बी, और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं ए टू बी। ए और ए बी मिलकर प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? ए टू बी। यानी कि इस ए के सामने जब ये ए आएगा तभी रिएक्शन होगा, और जब बी होगा तब रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तभी ना ए और ए मिलेगा। सुनो तो सही एक बार पहले, इस ए के सामने इसका ए आएगा तभी ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाएगा। अगर इस बार अगर मामला उल्टा हो जाए, मतलब ए के सामने बी आ जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना। यानी कि ये ओरिएंटेशन एक्सेप्टेड है और ये ओरिएंटेशन एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, कॉलिजन तो अभी भी हो रही होगी ना, कॉलिजन तो अभी भी हो रही होगी। ये इससे अभी भी कोलाइड कर रहा था और बी ए में यहां भी कोलाइड कर रहा था, लेकिन ये कोलिजन फ्रूटफुल नहीं थी। भाई साहब, मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप अपने दुश्मन का सर फोड़ दें, तो उसके पैर पे मारने से सर थोड़ी फूट जाएगा। तो ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। हाँ, सर पे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो देखो, बात समझ में आई? क्लियर है? जैसे इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है CH3, या RX कर देते हैं, एक सेकेंड। RX प्लस KOH क्या प्रोड्यूस होगा? KX। ठीक है, कैसे होगा अभी बताते हैं, आप पहले नोट करें। बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, तभी तो A इससे जुड़ेगा ना और इसको अलग रखेगा। अभी इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक सेकेंड हो गया, बढ़े आगे। देखिए, जैसे अब आप इस रिएक्शन पे फोकस करें, RX प्लस KOH। अब जरा देखिए, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? R तो समझते हो ना, अल्काइल, और X हैलोजन। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? और इसमें, इस पे माइनस। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ROH। अगर ये OH इधर से अटैक करे, किधर से? इधर से सीधे, तो X माइनस इसको R के पास आने नहीं देगा, रिपेल कर देगा। वो बोलेगा इधर किधर भैया। तो जब कभी भी ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में सामने सामने कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट, लेकिन यही काम अगर पीछे से हो जाए, अप्रोच, तो फिर फाइनली क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यानी ROH, अरे आवाज नहीं, फालतू बातें नहीं भाई। और फिर क्या बनेगा? KX। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना? तो आप देख रहे हैं कोलिजन तो हर बार हो रहा है, लेकिन ये अगर इस तरफ से अप्रोच करा तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पर X माइनस OH माइनस को रिपेल कर देगा। लेकिन अगर यही चीज ये बैक साइड से करे तो बिल्कुल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उस टाइम में X माइनस इसको रिपेल नहीं करेगा। तो यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी फैक्टर होता है। एंड दैट्स वाई आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इस बार R और X ऐसे थे। अब जो नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ा वो किधर जुड़ा? उल्टा साइड ना, तो प्रोडक्ट उल्टा मिलेगा ना। दैट्स वाई आप आगे चल के पढ़ेंगे कि SN1 में हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। बात समझ में आई? क्लियर है? नोट करिए। फिर एक बार यहाँ तक कॉपी पलट लीजिए, देखिए समझ में आया या नहीं आया, तो फिर आगे बढ़े। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब अर्हीनियस ने कहा, देखिए आवाज नहीं, अब अर्हीनियस ने कहा कि भाई साहब K जो होगा, यानी रेट कांस्टेंट जो होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? P पे, ZAB पे, और साथ ही साथ e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ये यहाँ पर एक नया टर्म आया ZAB। ZAB क्या बता रहा होता है? ये बता रहा होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, कौन कौन से? एनर्जी और ओरिएंटेशन। अब जरा देखिए आप, ये एनर्जी को बता रहा है ना, मैंने लिखा था दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैविंग एनर्जी मोर देन EA। ठीक है, ये क्या बता रहा है? एनर्जी को, कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी के पास होना चाहिए इसका एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों फैक्टर बता रहे हैं ओरिएंटेशन को। ZAB बता रहा है कितने बार कॉलिजन होगा, और P बता रहा है प्रोबेबिलिटी। ये बता रहा है कि भाई 10 बार कॉलिजन हुआ तो जरूरी नहीं कि 10 कॉलिजन इफेक्टिव था,
2 होंगे 3 होंगे इफेक्टिव, क्योंकि ओरिएंटेशन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है ना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो बस गेम ओवर है। आइए, तो ZAV इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर वॉल्यूम, पर सेकेंड एंड पर वॉल्यूम, है ना भाई। वॉल्यूम पे भी तो कॉलिजन ये करेगा ना, डिपेंड। मैं कहूं इतना छोटा सा वॉल्यूम और इतना बड़ा, किसमें कॉलिजन ज्यादा होगा? हाँ, छोटा वाला में। अरे बुद्धिहीन बालकों, मतलब ये कॉमन सेंस का बात था यार, किसमें ज्यादा टकराहट होगी? ऑब्वियसली। अरे बिल्कुल भाई, तुम्हें नहीं बोला गया है, जो जो छोटा बोले हैं वो। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आ गई? और P क्या है? ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी। सबसे महत्वपूर्ण बात, e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये क्या है? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी किसने ज़्यादा है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, ताकि ये प्रोडक्ट पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर सके। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये टर्म एक बार पूछा हुआ है जी में, बोर्ड में भी पूछ लेगा भाई, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये टर्म पूछा हुआ है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो इस टर्म का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके टर्म्स भी आपको याद रखने हैं दिमाग में। अब जरा देखिए, अब जरा देखें, इन दोनों को हम कंबाइन कर दे रहे हैं। तो अब हम लिख रहे हैं K इज इक्वल टू A एंड E टू द पावर माइनस EA बाई RT, और इस A को बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है, तो हम इसे बोल रहे हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसे हम क्या बोलेंगे? ये तो अभी जस्ट बता ही दिया। अच्छा, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है? P और ZAB का। हाँ, इसको बाद में अर्हीनियस के सम्मान में एक और नाम भी दे दिया गया, अर्हीनियस कोएफिशिएंट। ठीक है, अरे भाई कितना गप मारते हो तुम लोग यार। अब जरा देखें, यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं, K इज इक्वल टू A टू द पावर माइनस EA बाई RT, दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, R की वैल्यू क्या पुट करेंगे? R है क्या? इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे बताओ भाई? अरे गैसियस इक्वेशन, हाँ, PV इज इक्वल टू nRT, सही है। पहले दो बातें, ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है, यूनिट ऑफ R क्या होगा, और दूसरी बात वैल्यू क्या होगी। हाँ, 8.314 जूल। देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आपने जो दिमाग में होगा 0.082 होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में या वर्क डन के टर्म में जब कभी भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जिक्र आता है तो वो वैल्यू चाहता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये यूनिट कहाँ से आई? PV इक्वल्स टू, तो R इज इक्वल टू PV बाई NT। अब PV के बराबर, PV के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया? जूल। ऐसा क्यों? वर्क डन जब कभी भी होगा गैस के द्वारा तो चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम की वजह से आएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखिए मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं ना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। क्या ये बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल एक्यूमुलेटेड एज वर्क डन, और दैट्स वाई इसका यूनिट क्या रखा गया? जूल। अब समझ में आया? और मोल्स और ये केल्विन, पर मोल केल्विन। ठीक है, ठीक है, बोलिए आपको यहां तक समझ में आया? बस एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दूं तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा या कम? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दूं तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा या कम? प्रोडक्ट ज़्यादा या कम? प्रोडक्ट कम होना भी चाहिए। देखिए, K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT, यानी कि K किस पर डिपेंड करेगा? ऐसा हो गया ना। और अगर आप EA बढ़ा रहे हैं, अगर आप EA बढ़ा रहे हैं तो ये पूरा टर्म का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। EA बढ़ा रहे हैं तो पूरा का टर्म ज़्यादा हो जाएगा ना, और अगर ये पूरा ज़्यादा तो ओवरऑल तो K कम गया ना। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ EA इज हाई
ई टू द पावर ई ए बाई आर टी हाई हेंस के लो। ठीक है, ये तो था थ्योरेटिकल अप्रोच। आप प्रैक्टिकली भी सोचें, अगर एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए एक बार एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ थी और एक बार एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ थी और रिएक्टेंट यहाँ पे है, तो कहाँ किसको जाने में आसान होगा, 1 में या 2 में? 2 में दिक्कत होगी ना, ज़्यादा एनर्जी गेन करना पड़ेगा ना, यानी कि कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे और कम मॉलिक्यूल पहुंचेंगे तो कोलिजन भी कम होगा और फाइनली प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है, जेई का 16 बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है? चलिए